हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। पार्किंसन एक नर्व सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के अंग में कपकपी महसूस होती है। भारत में भी हर साल इसके कई मामले सामने आते हैं। वैसे तो ये रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्या है और क्या इसका इलाज संभव है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से डॉक्टर माधुरी बिहारी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पार्किंसन होता क्या है और ये क्यों होता है? पार्किंसन रोग एक नर्वस सिस्टम की बीमारी जैसा आपने बताया। इसमें ब्रेन के कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। इनमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है डोपामिन। वो सेल्स जब डिजेनरेट होता है तो डोपामिन की मात्रा कम होती है और इसी कारण सारे लक्षण देखने में आते हैं। ओके डॉक्टर, पर ये होता क्यों है आखिरकार? इसके लक्षण क्या होते हैं? असल में इसके कारण तो मालूम नहीं है, जैसा आपने पूछा क्यों होता है। ओके। उसका कारण तो हमें मालूम ठीक से मालूम नहीं है। ओके। पर बहुत सारी कयासें निकाली जाती हैं। एक तो ये है कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वैसे वैसे ये होने लगता है। सेल्स हर हर सिस्टम के सेल्स धीरे धीरे डीजेनरेट होते हैं, वैसे नर्वस सिस्टम के भी जब सेल्स डीजेनरेट होते हैं तो ये बीमारी होती है। इसके अलावा दूसरा जो थ्योरी है वो ये है कि एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन हमने तो ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी ज्यादातर फैमिलीज में नहीं पाई जाती, सिर्फ 10 से 15% लोगों में ही फैमिली में देखा जाता है। तो ओके। इसका मतलब ये भी हुआ कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी इतना कारगर नहीं है। तीसरा ये है कि कोई वायरस इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है या हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या कुछ ऐसा है जो हमारी सांसों के द्वारा हवा में होता है और हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसी के कारण ये बीमारी होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि ये ज्यादा तौर से इन सब चीजों का एक तरह से मिश्रण ही है। एक किसी एक कारण को हम नहीं बता सकते। इसमें हर एक कारण का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके डॉक्टर माधुरी, इसके लक्षण क्या होते हैं आखिरकार? इसके लक्षण को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक समूह है मोटर लक्षण, जिसमें हरकतों में दिक्कत आती है। दूसरा जो कैटेगरी है उस समूह को हम बोलते हैं नॉन मोटर, यानी जिसमें हरकत के अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका होता है। जो हरकत वाले लक्षण है वो ज्यादातर जाने पहचाने जाते हैं, जैसे कि हाथों में कंपन होना, पैर में कंपन होना, होठों में जबड़े में कंपन होना, ये बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा कंपन के अलावा एक और सिम्टम है जिसको हम कहते हैं स्लोनेस होना, धीमापन पड़ जाना, हर एक कार्य करने में ज्यादा टाइम लगना और बहुत ही स्लो हो जाना। चलना भी स्लो है, खाना भी स्लो है, swallow करना भी स्लो हो जाता है, कपड़े पहनना, अपने सारी काम स्लो हो जाते हैं, नहाना धोना सब काम बहुत स्लो स्लो करते हैं। ओके। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण है उसमें ये होता है कि बदन में अकड़ाहट आ जाती है, सारे मांसपेशियां हमारे अकड़ जाते हैं और हमको शरीर में दर्द भी होने लगता है और मूवमेंट भी आसानी से नहीं होती है। और चौथा जो मेजर मोटर लक्षण है वो है कि बैलेंस लूज हो जाता है चलते चलते। या तो इंसान जोर से दौड़ने लगता है, या फिर ऐसा होता है कि चलते चलते ठिठक जाता है या रुक जाता है, पैर चिपक जाते हैं या बेवजह ही गिरने लगता है। ये ओके। तो हुए मोटर लक्षण। दूसरा जो समूह है वो है नॉन मोटर का। नॉन मोटर के जो लक्षण होते हैं उनमें होता है डिप्रेशन होना, नींद में कमी होना, कहीं कहीं दर्द होना, या एक ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि हमारी सभी कार्य को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, बीपी का, वो उसमें भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज भी कहते हैं वो भी हो जाता है। कभी कभी हाँ बीपी भी लो हो जाता है, या बीपी अचानक से खड़े होने पर बीपी कम हो जाता है। ये सब बहुत सारी लक्षण होते हैं। डॉक्टर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी हमने अभी इसके सिम्टम्स के बारे में बात की और आपने हमें बताया, तो इन सिम्टम्स से और इस बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हें क्या परेशानियां हो सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि कंपन होना। जी। दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि
चलने में दिक्कत होती है, कभी कभी गिरने लगते हैं, वो होता है। ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं। या कहीं कहीं बदन में दर्द होता है, सब जगह में, बैक में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है किसी को, एक तरफ का हिस्सा काम नहीं लगता, कहते हैं राइट हैंड काम नहीं करता या लेफ्ट हैंड काम नहीं करता, या एक साइड का पैर काम नहीं करता, ऐसा भी हो जाता है। या चलते चलते बैलेंस पूरा हो जाता है, गिरने लगते हैं। तो डॉक्टर मेन चीज इससे यही होती है। परेशानियां क्या मतलब हो सकती हैं, एक आम लाइफस्टाइल में क्या परेशानियां हो सकती हैं उस पीड़ित इंसान को? पीड़ित इंसान को देखिए, एक तो काम, जब कंपन होता है तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है, कहीं भी जाते हैं हाथ कांपता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। दूसरा, कभी कभी आवाज भी धीमी पड़ जाती है इसके कारण, तो बोलने में दिक्कत हो जाती है, लोगों को दिक्कत होती है। कभी कभी सलाइवा भी मुंह से गिरने लगता है, तो वो भी देखने में बहुत एम्बेरसिंग होता है। और चलते चलते जब गिर जाते हैं तो वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। कभी कभी इसमें हड्डियां भी टूट जाती हैं, जिससे कि बहुत तकलीफ होती है। या पेशाब नहीं रोक पाने के कारण जगह जगह वो भी हो जाता है ना, ओके। बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है, शर्मनाक होता है। एक तरह से हमको शर्म आती है कि रास्ते में हम गिर गए या रास्ते में हमारे पेशाब चल गए, ऐसी कुछ होती तो बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ट्रीमर्स और पार्किंसन डिसीज में क्या अंतर है? देखिए, ट्रेमर तो एक प्रकार का लक्षण है जो पार्किंसन रोग के अलावा और भी रोगों में होता है। इसलिए केवल ट्रेमर के कारण हम ये नहीं कह सकते कि आपको पार्किंसन रोग है, कुछ और रोग है। कई रोगों में ट्रेमर होता है। एक ही पार्किंसन रोग ही अकेला नहीं है जिसमें कि ट्रेमर होता है। ये एक प्रकार का लक्षण है जो पार्किंसन में भी बहुत कॉमन है। ओके। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, इस बीमारी का खासकर पता कैसे लगाया जाता है? क्या कोई टेस्ट या स्कैन किया जाता है या फिर किसी और तरह से इसका पता लगाया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं, जी। वो तो आपके लक्षण को देख के, या मरीज जैसे कमरे में घुसता है, उसकी चाल ही बहुत अजीब सी होती है, बात करने का लहजा भी अलग होता है, तो उससे ही पता चल जाता है। ओके। इसमें ज्यादातर लक्षण कैसे आए और किस क्रम से आए, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, इस तरह से अगर क्रम बता देंगे तो बहुत आसान हो जाता है डॉक्टर के लिए। वैसे कोई खास टेस्ट तो नहीं है, बट ज्यादातर तो क्लिनिकल निदान ही है। लेकिन कभी कभी हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है स्कैन, ट्रोडेट स्कैन, जो कि डोपामिन के लिए होता है, डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन। वो जब करते हैं तो उसमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये पार्किंसन है या नहीं है। ओके। डॉक्टर अभी हमने सिम्टम्स के बारे में जाना और इस डिसीज के बारे में जाना, तो मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है? देखिए, यदि हम इस रोग के बारे में बात करें और इलाज के बारे में बात करें, जी। तो इलाज अगर हम कहते हैं कि जड़ निर्मूल कर दिया, जड़ से हटा दिया, तो ऐसा इलाज तो नहीं है। इसे हम क्योर नहीं कह सकते, लेकिन इसके लक्षणों को हम काफी तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका कंट्रोल करने का बहुत अच्छे अच्छे दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जैसे कि अभी आपने दवाइयों के बारे में बोला, तो ये क्या दवाइयाँ पेशेंट्स को रेगुलर खानी पड़ती हैं या फिर उन्हें कुछ टाइम तक खा के छोड़ सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत भी बहुत धीमे धीमे होती है। असल में पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब शुरुआत हुई। धीरे धीरे बहुत जब आगे बढ़ जाता है तब पता चलता है कि हाँ, हमको तब तकलीफ है। तो धीरे धीरे आती है और रुकती नहीं, धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। इसकी बढ़त की रफ्तार किसी में तेज होती है, किसी में हल्की, लेकिन सब में ये धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, तो तो क्या इन इसलिए दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? इसका इलाज सारी उम्र करना पड़ता है। ओके। हर 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 दवा का साइड इफेक्ट तो होता ही है, हर किसी की दवा का होता है। चाहे हम खाली बुखार की भी दवा ले लें, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो जी। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए हम जो लोग दवा लेते हैं उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बार तो कभी कभी उल्टी बहुत आती है या बीपी कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। और किसी किसी लोगों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, सब पे शक करने लगते हैं, ऐसी चीजें नजर आती है जो वास्तव में ही ना हो, जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं, दृष्टि भ्रम या कान सुनने का भ्रम, ऐसा भी हो जाता है। या ओके। कभी कभी हम शक करने लगते हैं कि भाई मेरा बेटा मेरे सारे सामान उठा के ले जाएगा, मेरी
मेरे को दगा दे देगा या मेरे पड़ोसी मेरे घर में चोरी कर जाएंगे। Okay. इस तरह से बहुत तकलीफें आ जाती है, फैमिली को फेस करनी पड़ जाती है। ओके डॉक्टर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि दवाइयों के साथ ही हम इस बीमारी को क्या फिजियोथेरेपी के ज़रिए या फिर एक्सरसाइज के ज़रिए इस पर कंट्रोल पा सकते हैं? एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का हमारी में बहुत ही अहम रोल है, ओके बहुत ही ज्यादा। ऐसे कहते हैं कि शुरू शुरू में अगर आप कोई इलाज बीमारी एक्सरसाइज करता है लगातार तो उसकी बीमारी हाफ हो जाती है, एकदम पहले से आधी हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग यंग एज से बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनको ये बीमारी या तो नहीं होती या होती है तो बहुत लेट एज में, 90s में होती है, लेट 80s में होती है। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा महत्व है इस बीमारी में। डॉक्टर, जैसे कि अभी हमने एक्सरसाइज की बात की, तो इसमें वो कौन सी एक्सरसाइज हैं आप हमें बताइए जो हमें करनी चाहिए? एक्सरसाइजेज हैं, एक तो स्ट्रेचिंग, क्योंकि इसमें स्टिफनेस आ जाती है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। दूसरी है कि चाल को ठीक करने के लिए एक गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है, वो बहुत जरूरी है। ओके तीसरी है कि पावर, मसल पावर इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए वो एक्सरसाइजेज भी बहुत जरूरी है। बेसिकली ये 3 तरह की एक्सरसाइजेज होंगी तो काफी काफी फायदा हो जाता है इंसान को। ओके डॉक्टर, मैं आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा, इस बीमारी में व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो या बरसात हो या तेज धूप हो, घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ भी हो एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक फिजियोथेरेपिस्ट रखेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे फिजियोथेरेपी करनी है। दूसरा ये है कि दवा कहे मुताबिक लेनी है, अपने मर्जी से किसी के कहने से ये दवा बहुत अच्छी है ये ले लीजिए वो नहीं करना है। और जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपनी सारी बीमारी का क्रम से बताएं कि सबसे पहले मुझे ये आया था, फिर मुझे ये आया था, फिर मुझे इस बात की तकलीफ हुई थी। ये बात क्रम से यदि बताएंगे तो बहुत आसान हो जाता है इसका निदान करना। डॉक्टर माधुरी बिहारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद, बहुत ज़्यादा, थैंक यू। आज एक्सपर्ट द्वारा बताई गई एक्सरसाइज पार्किंसन रोग को ठीक करने में सहायक साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेके। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.